हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर कस्बे के युग चेतना महाविद्यालय में आयोजित क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रशिक्षण वर्ग में सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया। कस्बे के युग चेतना महाविद्यालय में भाजपा द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसमें कुरारा, सुमेरपुर व मौदाहा विकासखंड क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता क्षेत्रीय सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार की प्रत्येक योजना गरीब, मजदूर, किसान के पास तक लाभान्वित करने वाली है। इससे समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति का उत्थान हुआ है। जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने पार्टी की नीतियों व विचारों पर प्रकाश डालते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष सरस्वती शरण द्विवेदी ने भी पार्टी की नीतियों, भारत के बढ़ते वैभव और मोदी व योगी के किए गए कार्यों को जनहित के लिए कार्य बताते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित किया। इस मौके पर कुरारा ब्लॉक प्रमुख आशीष पालीवाल, मौदाहा ब्लॉक प्रमुख सुशीला निषाद, पुष्पराज सोनी, प्रहलाद सिंह, मंडल अध्यक्ष अरिमर्दन सिंह व चक्रवर्ती शुक्ला, महेंद्र सिंह, चेयरमैन धीरेन्द्र शिवहरे, नीतू द्विवेदी, उर्मिला सिंह, उषा सिंह, सुनीता शिवहरे, जगदीश प्रसाद व्यास सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। अरे अजय कुर्सियां पूरी खोला है पीछे तक और लगा दो अजय, लगा दो पूरी लगा दी, इतनी सब लग जाएंगे जितनी हम लगा दी, जितनी पूरे कमरा खुल गया होगा बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आकर के मंच में अपना स्थान करें। इस विद्यालय में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं श्रेया और अलका, मैं आमंत्रित करूंगा। जिले के जिलाध्यक्ष श्री सुनील पाठक जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। जिले के मंत्री श्री स्वामी प्रताप सिंह जी, आप पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सरस्वती शरण द्विवेदी जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। कुरारा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान आशीष पालीवाल जी का, जिले के उपाध्यक्ष श्री किशन व्यास जी पुष्पगुच्छ देकर के उनका स्वागत करेंगे।
मौदहा की प्लेटफॉर्म का स्वागत सुमेरपुर मंडल के अध्यक्ष नहीं मौदहा जी का स्वागत। देश के उपाध्यक्ष विभिन्न पदों पर रहकर आपने संगठन का काम किया, हम लोगों को सिखाया। ऐसे आदरणीय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी संगठन का कार्य करने का जो परंपरा है, जिन्होंने हम लोगों को सब कुछ सिखाई है, ऐसे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सरस्वती शरण द्विवेदी यतीश भाई साहब, गुरारा ब्लॉक के स्वामी प्रताप सिंह जी, संतराम गुप्ता जी, जिस मंडल में हम लोग इस वर्ग कर रहे हैं, यहाँ के अध्यक्ष हरिवर्धन सिंह जी और चक्रवर्ती शुक्ला जी, सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, नीतू द्विवेदी जी और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य लोगों के साथ में उस समय से हमने विचार करना शुरू किया 1925 से। परंतु राजनीतिक धरातल पर, राजनीतिक क्षेत्र में हम सब लोग पहली बार भारतीय जनसंघ के रूप में हमने पार्टी बनाई 1951 में, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए जो सबसे किनारे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पेशे से वकील थे, बैरिस्टर बोलते थे उसमें, बैरिस्टर, और वो वकील बैरिस्टर बनते थे जो विदेश से कानून की पढ़ाई पढ़कर आते थे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था और वो अच्छे वकील थे और उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भेजा कि आप भारतीय जनता पार्टी का यानी जनसंघ का काम करेंगे। उस समय जनसंघ नाम से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो शुरुआत हुआ और 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ का गठन किया गया और आयताकार यानी चौक आयताकार ऐसे लंबा और बगल से थोड़ा जैसे 1.5 बाई 2.5 या 1.5 बाई 2 ऐसे आयताकार ध्वज हमारा बना और पूरा एक ही निशान में भगवा चिन्ह था, पूरा भगवा झंडा करके जनसंघ का झंडा हुआ पहला और चुनाव चिन्ह हुआ दीपक। पहला चुनाव चिन्ह हुआ दीपक। 1951-52 में हमने पार्टी शुरू करी जनसंघ के नाम से और उसके संस्थापक कौन हुए? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो सबसे आखिरी जिला चित्र है। और जब पहला चुनाव हुआ तो पूरे देश भर में जब हमने लोकसभा चुनाव में गए तो हमको वोट मिला 3.06%, 3.06% और 3% वोट मिला। और फिर हमने कई दलों का मिलाकर एक गठन किया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो वर्तमान में एनडीए है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वैसे ही उस समय नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एनडीएफ बनाया। उसमें कौन कौन से दल थे? अकाली दल था, गणतंत्र परिषद था, हिंदू महासभा थी, तमिलनाडु टाइलर्स पार्टी थी, कॉमनवेल्थ पार्टी थी, द्रविड़ कड़गम पार्टी थी, लोक सेवक संघ था और कई निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ चुनाव में गए तो हम लोग 38 सांसद जीते, 38 सांसद और 32 लोकसभा और 6 राज्यसभा के पहली बार निर्वाचित हुए हैं। 5 पीढ़ियां का पता समझते हैं आप, जो डॉक्टर हेडगेवार, गुरुजी, चौथे सुदर्शन जी और 5वें ये मोहन भागवत जी। उनका 5 पीढ़ियां कब गई हैं तब ये सरकार बनी है। तो वही कहने का मतलब जो विचार हम वहां से चले थे वो विचार हम लोग यहाँ पर लाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी जो 1952 में हमने तय किया था कि सब और किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है। पहला काम गरीबों के लिए था। क्यों था? क्योंकि दीनदयाल जी ने जो 1980 में लिखा था उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था, उनके भी हमने घर घर जाकर के बैंकों ने खाते खोले और नाम रखा प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य। और जिनके पास मकान नहीं थे, सर्वाधिक मकान देश के अंदर बनाए गए, लाखों करोड़ों की संख्या में मकान बनाए गए। तो उन्होंने कहा जिसके पास खाने के लिए राशन नहीं है उसको राशन नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जो कपड़े पहन सके उसके लिए किसानों को 2000 रुपए हर 3 महीने में देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जो विचार हमने 1980 से चले थे, जो विचार हम 1900 में
अंत में बस 5 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करने वाला हूं। पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी हमसे ये नहीं कहता कि भाई साहब मेरा एक अधिकांश 90% कार्यकर्ता कार्यालय पर आते हैं और किसी न किसी गरीब की समस्या को लेकर आते हैं कि भाई साहब इसके पास ये समस्या है, भाई साहब इसका राशन कार्ड नहीं बना, भाई साहब इसका ये काम नहीं बना। मुझे प्रसन्नता होती है कि जो दीनदयाल जी की सोच थी वो आज मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की वही सोच है। क्योंकि हमारे और आपके बीच में भाई साहब पुष्पेंद्र जी और यतीश भाई साहब के बीच में एक चीज सबके बीच में जरूर कॉमन है, जरूर होगा। उसके मन में, उसके दिल में, उसके ब्लड में भारत माता के लिए अखंड जो तप है, जो अखंड भावना है, जो राष्ट्र की लाज हमारा आगे बढ़े। मेरी थी बस इतनी सी और छोटी सी बात है कि हम सब कार्यकर्ता हैं। हर 2 साल में विधानसभा का चुनाव, ब्लॉक का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव आते ही रहते हैं। कई बार एक बना लिया है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। और मुंबई में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कही कि अगर हमारी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में हमारी सरकार देश में आती है तो हम इस देश से सनातन धर्म को ऐसे खत्म करेंगे जैसे डेंगू और मलेरिया को हमने खत्म किया है, समूल नाश कर देंगे सनातन धर्म का। तो हम सब सनातन धर्मी हैं। और विपक्ष के लोग कितनी बड़ी बात करें, क्यों करें? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जहां जाते, जहां भी जाते, चाहे वो बनारस जाए, काशी जाए, तो वहां पर भोलेनाथ का अभिषेक करते, गंगा मैया में खड़े होकर के लोटा लेकर के जल चढ़ाते, वहां पर सनातन धर्म को मजबूती मिलती। फिर वो केदारनाथ जाते, वहां पे 1 घंटा तपस्या करते हैं, तो वहां भी सनातन धर्म को मजबूती मिलती है। वो वैष्णो देवी जाते हैं, वो कामाख्या जाते हैं, वो कहीं भी जाते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करते हैं। क्योंकि इस देश की, इस भारत की आत्मा सनातन है। इस देश की जो आत्मा है वो सनातन है। मेरे देश की आत्मा गंगा है, मेरे देश की आत्मा गाय है, मेरे देश की आत्मा गौ है, गंगा है, गाय है, रामायण है, गीता है, और वही सनातन है। सनातन हमको कभी गलत बात नहीं सिखाता, ये नहीं सिखाता कि जो हमारा धर्म ना माने उसके सर कलम कर दो, या सिरतन से जुदा ऐसे कोई नारे नहीं लगाते। जबकि लखनऊ के अंदर हमारी रामचरित मानस को समाजवादी पार्टी के कार्यालय के द्वारा रामचरित मानस देकर के हजरतगंज के चौराहे पर फाड़ करके उसको जलाया गया, लेकिन मेरे सनातन धर्म के भाइयों ने एक पत्थर भी नहीं फेंका उनके ऊपर, और मुकदमा जरूर दर्ज हुआ। तो हम लोग न्याय संगत लड़ाई करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये बात सोचिए, हम लोग अगर छोटे-छोटे महत्वाकांक्षाओं में, छोटी-छोटी महत्वाकांक्षाओं में नाराज हो जाएंगे एक दूसरे से, या आपस में मनमुटाव कर लेंगे, 2-2, 3-3 पार्टी बना लेंगे संगठन के अंदर, तो वो लोग, विधर्मी लोग, जो लोग इंडिया ऐसे लोग, वो लोग मजबूत होंगे। इसलिए उनको मजबूत नहीं होने देना है। आगे आने वाले 2024 में हम सबको पुष्पेंद्र चंदेल बन करके, हमको सबको नरेंद्र मोदी बन करके अपने गांव में भारतीय जनता पार्टी के विचार को घर घर तक पहुंचाना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जिले के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद सिंह जी, मैं आमंत्रित करूंगा और गीत कराने की कृपा करें। चेतना का हम वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, 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 वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, वंशी के स्वरों का प्राण वंदे मातरम, वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, जल मर्म वंदे मातरम। भारत माता की में ही निकल जाएगा, योजना पूरी नहीं होगी। क्योंकि
श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी पार्टी की नीतियों ने और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन है, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक जो सुविधाएं पहुंचानी है, उसके लिए जो पार्टी के हमारा नेतृत्व और सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संकल्पित होकर के काम कर रहे हैं, तो आप ये मानिए तभी ये बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं और वो योजनाएं नीचे तक पहुंच रही हैं। आपने देखा दिल्ली में जो जिसको राजपथ बोलते थे उसका नाम कर्तव्य पथ प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। जहां मोदी जी का आवास था उन्होंने उसको भी जो जनता के कल्याण के लिए मार्ग का नाम रख दिया। जब ये भावना होती है, जब कोई अंतिम पंक्ति से निकल करके आकर के देश का नेतृत्व करता है, तो उसको नीचे से लेकर ऊपर तक आने वाली एक एक सीढ़ी की हर कठिनाई उसको पता होती है, तब जाकर के वो देश के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर पाता है। हमारे पास जब इन दोनों महापुरुषों का दर्शन है, हमारे विचार परिवार का मार्गदर्शन है, हमारे हजारों लाखों हमारे पूज्य प्रचारकों का जिन्होंने अपनी जीवन खपा दिया बिना किसी स्वार्थ के, पूर्ण कार्य रह करके, अविवाहित रह करके, अवैतनिक रह करके अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उनका पूरा जिंदगी का साथ वो हम लोगों को हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बताया जाता है। राजनीतिक दल केवल इसलिए नहीं भारतीय जनता पार्टी बनी है या पहले जनसंघ बना था कि सत्ता पानी है और सत्ता का सुख भोगता है। सत्ता की प्राप्ति के लिए जनसंघ की स्थापना नहीं हुई। आज भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख भोगने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए नहीं है। यहाँ पर जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य बने हैं, आप सब लोग बीडीसी मेंबर बने या प्रधान बने या जिला पंचायत सदस्य बने या ब्लॉक प्रमुख बने, जो बने, आप कोई भी जब से पद में बैठे होंगे एक भी दिन आप आराम से सो नहीं पाए होंगे। आपने जिम्मेवारी लेने के लिए, सम्मान के लिए, किसी की मदद करने के लिए आप आगे निकल करके आए और आपने वो गांव में चुनाव लड़े, चुनाव जीते और जीतने के बाद आपके मन में आपने ठाना कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो ये काम करके दिखाऊंगा। आपके मन में अगर संकल्प है, भले 100% पूरा ना हो पाए, लेकिन 100% पूरा करने के लक्ष्य को लेकर के आप चलेंगे, तो आप तय मानिए कि जो आपने सोचा है उसका 25%, 50%, 75% आप निश्चित रूप से आप पूरा करेंगे। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में मैं आपको उन योजनाओं के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं केवल उस भावना को बताना चाहता हूं। एम्बुलेंस का भी पैसा नहीं है और वहां पर पहुंच के आपको इलाज कराना है, जिस भी अस्पताल में भर्ती होना है, और जब आप भर्ती हुए और वहां पहुंचे तो सीधे डॉक्टर ने कहा 20,000 रुपए जमा करो। अब जेब में तो 3-4 हजार रुपए लेके गांव से हमीरपुर आए थे, उसने काम को रेफर कर दिया, 3,000 रुपए एम्बुलेंस में लग गया, जेब खाली है। आज मोबाइल है तो बोल दिया कि भैया कोई लेके आ जाओ, और गरीब आदमी को उसका मजबूत रिश्तेदार भी, अरबपति पड़ोसी भी छोटी मदद तो कर देता है, बड़ी मदद नहीं कर पाता। हम और आप सब जानते हैं, अगर कोई किसी की जेब में पैसे नहीं है, कर्जा चुकाने की दम नहीं है, तो उसको कर्जा मिलता भी नहीं, बैंक भी नहीं देती, बड़ा धनाढ्य भी नहीं देता, कोई नेता भी नहीं देता, कोई अधिकारी भी नहीं देता। चाहे कोई नेता अफसर कितना लूट ले, चाहे जितनी डकैती डाल ले, नंबर 2 का पैसा छुपा के कहीं रखे रहेगा, अपने बिस्तर में छुपा लेगा, कहीं गड्ढा खोद के बाहर आएगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीद लेगा, दूसरे लॉकरों में डाल देगा, बेनामी संपत्ति खरीद लेगा, और वो चाहता भी होगा अगर कि हम इसकी सेवा करते हैं, तो वो सोचता है मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, और अगर मैंने ये पैसे का अगर दिखा उधार बन गया, मैंने खर्च कर दिया, तो कहीं मेरी पोल ना खुल जाए कि इसकी तनख्वाह तो 50,000 है, ये महीने भर में 1 लाख रुपए तो गरीबों को बांट देता है। मरते तब तक गर्व करेंगे कि जिस हमारी विचारधारा की पार्टी ने वो काम करके दिखाया, जिसके बारे में देश के सभी विरोधी दल कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। ये कब हो पाया? जब मोदी जी को 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में योगी जी को भी 1 रुपए की जरूरत नहीं है, ना उनको आगे अपनी पीढ़ियों को कोई जिम्मेवारी सौंपने की, उनको महल बनाने की जरूरत है। उन्होंने इस विचार से काम किया। ऐसे आप उसके आ जाइए प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना आई, आप देखते हैं कांसीराम कॉलोनी बनती थी, अच्छी बात है, भाई बहन मायावती जी ने अच्छा काम किया कि कांसीराम कॉलोनी बनाई, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई भी पार्टी ने अच्छा काम किया, ठीक किया, लेकिन हमको लगा कि गांव में भी ऐसा हो सकता था
लेकिन बहुत सोचा तो मन में आया कि निश्चित रूप से मोदी जी ने और हमारे नेतृत्व ने, हमारे कई वरिष्ठ प्रचारकों ने, उन्होंने बैठ करके चिंतन किया होगा कि जो भी योजना हम बना रहे हैं वो ऐसी बनाए कि उस योजना से केवल पक्का मकान, पक्की छत न मिले, उस परिवार के संस्कार भी सुरक्षित रहे। जैसे आप देख रहे हैं किसी का घर नहीं है और सरकारी कांसियात कॉलोनी में वो हुआ, अपने लोगों के बीच से उठ करके वहां जाना पड़ा था। वो घर तो उसको मिल गया, ताला मिल गया, अच्छा घर मिल गया, लेकिन सामने 10 फुट के सामने जो दरवाजा है, हमारा बड़ा वो पूजा पाठी परिवार है, सामने उसके यहाँ ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सामने दूसरा कुछ और पढ़ रहा है, कोई किसी के यहाँ गाजर का हलवा बन रहा है, खीर बन रही है, किसी के यहाँ मीट मांस बन रहा है, तो लोगों को कितनी दिक्कत आती होगी, लेकिन वो रहना है, मजबूरी है, इसी बात को लेकर झगड़ा होता हो, अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आती हो। जब पूरी ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के पहुंचे तब उसका मतलब होता है। हमारे सभी सम्मानित पीडीसी सदस्यों यहाँ पे हैं, हमारे कुछ प्रधानगण भी यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ। आप लोग सुबह से अगर बैठ जाए तो भूखे प्यासे घर में आप बैठे रहेंगे। हो सकता है आपको विधायक जी 3 महीने में मिले, सांसद हो सकता है 6 महीने 8 महीने में मिले, हो सकता है कोई मंत्री हो आपको साल में मिले, मुख्यमंत्री आपको 4 साल में मिले। आप ऐसे सौभाग्यशाली जनप्रतिनिधि हैं कि जहां आपका घर है, जहां आपका परिवार है, जहां आपका खेत खलिहान है, वहीं आपकी मतदाता है, और दिन भर आपसे दुआ सलाम होता है, राम जोहार होती है, उनके सुख दुख में आप खड़े होने का आपको मौका मिलता है। ये मौका हम लोग को नहीं मिल पाता। हम लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली जनप्रतिनिधि होते हैं, मैं बता रहा हूं, चाय करके भी हम लोग काम नहीं कर सकते, चाय करके लोग स्वीकार नहीं करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। हमारी जो क्षमता, अपनी पूरी क्षमता, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, अपना कोई काम नहीं करते, अपना पर्सनल व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं उसका हम आधा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तंत्र एक ऐसा बन जाता है कि अगर आप सोचो कि जितने चोर बेईमान घर से उनको धक्का मार के निकालना है, उनकी संख्या ज्यादा है, वो इकट्ठे होकर आप ही को धक्का दे देंगे। कहने का मतलब आप गांव में हैं, आप चुनाव जीत के आए, आपके सामने जो लोग चुनाव लड़े, 8 लोग लड़े, 10 लोग लड़े, वो आपका विरोध करते होंगे, आपके अच्छे काम का भी विरोध करते होंगे। व्यक्तिगत जो हमारा काम है वो आपको पता है। आप पीडीसी मेंबर हैं, आप प्रधान हैं, आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आप एमएलसी हैं, आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आप कुछ भी हैं। हर व्यक्ति को आपको पता है कि मेरा क्या काम है। अगर केवल ये रहे कि मेरा काम ये है, मुझे ये काम करना है, केवल उतना ही काम करते चले, दूसरे के काम में अतिक्रमण ना करें, तो आप मानिए कि इतनी अच्छी योजनाएं हैं, इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि 100% लोग लाभार्थी हो जाए। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम पीडीसी मेंबर आज बन गए हैं, अगली बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मत बनिए। मोदी जी को परवाह नहीं कि हम दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन मोदी जी को यह परवाह है कि अगर हम प्रधानमंत्री बने हैं तो हमको दोबारा जिंदगी में बने या न बने, लेकिन जितने दिन के बने झंडा भारत माता का ऊपर किए बिना मानेंगे नहीं, कि उनका सम्मान बढ़े, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी का विचार भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए सदैव अग्रसर रहे। यही निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय जवान। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य पद्धति से काम करती है। आप यहाँ आए, आपका पहले पंजीकरण किया, और ये जिंदगी एक खेल है। हर व्यक्ति अपनी अपनी पिच पर खेल रहा है, क्योंकि खेल की तरफ लोगों को ध्यान जी का जमाना था, खेल के मैदान हुआ करते थे, वो भी ऊपर खाबड़ हुआ करते थे, तो उसमें जाकर प्रैक्टिस किया करते थे, अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। पिताजी ने कहा कि बेटा इतने से काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पिताजी ये केवल खिलाड़ी बनना चाहते थे और पिताजी उनको जादूगर बनाना चाहते थे। और मेरा पिताजी, आप बताइए कैसे होगा? क्या नाश्ता कब मिलेगा तुम्हें जब रेल की पटरी पर 1 घंटे निरंतर अभ्यास करोगे? काय की पटरी पर? अब मैं आपसे पूछता हूं कि रेल की पटरी हो, हाथी हमारे हाथ हो और गेंद हमारे हाथ हो,
और गेंद अगर हमको पटरी पर दौड़ानी हो तो आप ये बताइए मनसाबा क्या करना, पूरा गेंद पर ही आपका फोकस रहेगा कि ना रहेगा? अगर जरा भी ध्यान गेंद से हटता है तो गेंद कहां जाएगी? गेंद पत्ती से अलग हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य पद्धति से ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया और आप ये देखते होंगे कि राजनीतिक जीवन में बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई अपने प्रोफेशन के लिए राजनीति कर रहा है, कोई अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहा है, कोई क्षेत्र के लिए राजनीति कर रहा है, कोई भाषा के लिए राजनीति कर रहा है, कोई अलगाववाद के लिए राजनीति कर रहा है। लेकिन हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आप राष्ट्रवाद के लिए राजनीति कर रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? राष्ट्रवाद के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक नेता भारत माता की जय से काम प्रारंभ करता है और वंदे मातरम और भारत माता की जय से ही उसकी समाप्ति करता है। ये निरंतर साधना, पहला जो शब्द हुआ था हमारे अध्यक्ष जी ने लिया था, ठीक। मुलायम सिंह जी का एक वो जुमला याद है क्या कि लड़कों से गलती हो जाती है? याद है? याद है? हाँ, खड़े करो जरा। कम लोगों को याद है। केवल और केवल इसका मतलब इतना ही है कि हम अपने प्रशिक्षित लोग हैं। हमारे सब, हमारा जितना भी नेतृत्व है, आज तक कभी किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि मोदी जी ये गलत बोल गए, मोदी जी ये गलत बोल गए, मोदी जी गलत बोल गए। क्यों? क्योंकि हमारी कार्य पद्धति जिसमें दिया है विषय कि हमारे दो कान हैं सुनने को और बोलने को एक वाणी है। 2 गुना सुने हम और 1 गुना बोले। जो भी बोले वो सार्थक बोले, सोचकर बोले, विचार कर बोले। ऐसी कोई बात न बोले जो बहुत स्तर से हल्की हो जाए। ये अंतर है अन्य दलों में, हमारे नेतृत्व में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम सब घटक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दल, इसमें बड़ी स्पर्धा है कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ पाने की। क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, है ना ये? क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने जिन दलों को सत्ता में बैठे देखा है ना, वो कैसे देखा है? पता चला कि आज कोई नेता बनाया गया, 1 महीने के अंदर फॉर्च्यूनर पर आ गया, 2 महीने बाद उसकी कोठी बन गई 2 शहरों में, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर दिए। आज उनके सबके रास्ते कहते हैं सबका घड़ा भरता है, एक दिन तो आपका घड़ा भरता है। मोदी जी कहते हैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। क्या कहते हैं वो? किसी को छोड़ूंगा नहीं। और आप आश्चर्य मानोगे, हम तो उतना नहीं बता सकते व्यक्तिगत रूप से। हम चाहेंगे कि सांसद जी उस बात का समर्थन करें। मोदी जी के पास एक एक व्यक्ति का चिट्ठा है, एक एक व्यक्ति का चिट्ठा है। इसलिए विरोधी भी ज्यादा दांत निकालकर बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सब हमाम में डूबे हैं और नंगे हैं। इसलिए भाइयों, हमें आपको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है इस पार्टी के साथ काम करने का। हमारा लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं है, हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे संगठन का, हमारे महापुरुषों का, यहाँ पे इस देश को परम वैभव की शिखर पर ले जाना है। जैसा कहा सांसद जी ने कि मोदी जी कटिबद्ध हैं। मैं एक बात और अपनी कह देता हूँ, फिर समाप्त करता हूँ। एक बार मोहन भागवत जी से एक सवाल कर दिया, एक एंकर ने सवाल कर दिया कि ये बताइए मोदी जी के बाद भागवत जी क्या है? भाई व्यक्ति के जीवन का तो एक निश्चित समय है ना, 80 वर्ष जाएगा, 100 वर्ष जाएगा, इसके बाद क्या है? तो मोहन भागवत जी ने जो उत्तर दिया था कोई बता सकता है? मोहन भागवत जी ने जो उत्तर दिया था कोई बता सकता है? किसी ने सुना है क्या? अच्छा ये बताइए, हम लोगों में एंड्रॉइड फोन तो सबके पास होंगे ना, जरा हाथ खड़े करो जिनके पास एंड्रॉइड फोन है। काफी लोगों के पास। मोहन भागवत जी ने कहा कभी आइए आप संघ के संपर्क में, मैं 100 मोदी दिखाऊंगा आपको, 100 मोदी से मिलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।